आजकल की सिनेमा हम देखते हैं। आजकल के सिनेमा में जोरदार गाने होते हैं। आजकल के सिनेमा बहुत प्रसिद्ध होने लगे हैं। सभी लोग सिनेमा देखना पसंद। सिनेमा में गाने होते हैं। सिनेमा के प्रमुख हीरो और हीरोइन सबके मन पसंदीदा होते हैं। लेकिन यह सिनेमा उस समय की है जब सिनेमा में आवाज़ नहीं था। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अर्थात विज्ञापन जब लिखी गई थी उस समय में सबसे पहली बोलने वाली फिल्म, सवाक का अर्थ होता है बोलने वाली फिल्म, थी आलम आरा। और उस फिल्म पर ये सभी तरह के वाक्य लिखे गए थे। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। क्यों बदलाव का दिन था? क्योंकि सबसे पहली सवाक फिल्म इस दिन रिलीज हुई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक का अर्थ होता है नहीं बोलना, ठीक है। इसलिए उस समय की बात को लेकर ये कहा गया है कि मूक सिनेमा खूब चलती थी और आवाज़ की सिनेमा पहली बार बनी थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेरसिर एम ईरानी। इसे आप अंडरलाइन कर लो। कौन थे? अदेरसिर एम ईरानी। अदेरसिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो इनको इच्छा की प्रेरणा या स्रोत धारा किनसे मिली? शो बोट से। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अदेरसिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। उस समय के मूवीज में, सिनेमा में कोई गीतकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि गीत में आवाज़ ही नहीं था। कोई संगीतकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि डायलॉग भी नहीं लिखते थे। अदेरसिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आजकल जिस तरह के टेक्निक हैं, जिस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उस समय में ये सब उपलब्ध नहीं था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान और पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो इस तरह के गाने उन्होंने खुद बनाए और यहाँ तक कि कोई अलग से स्पेशलिस्ट या गीतकार नहीं था। ये जो भी बनाते थे स्वयं ही बनाते थे। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब रात में क्यों करनी पड़ती होगी? क्योंकि दिन में बहुत आवाज़ होता था, शोरगुल होता था, इसलिए रात के सन्नाटे में आवाज़ अच्छे आने के लिए ये रात में शूटिंग करते थे। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइट व्यवस्था करनी पड़ी थी। रात में होगी तो नेचुरल लाइट तो नहीं मिलेगी, इसलिए आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अदेरसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। इसलिए जब आलम आरा की प्रसिद्धि खूब हुई तो उसके बाद धीरे धीरे
लोगों को स्टार की ज़रूरत होने लगी, टेक्नीशियन की ज़रूरत होने लगी, यहाँ तक कि कंपनी में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदू उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायिका मीन्स हीरोइन, और हीरो थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। चयन मीन्स सिलेक्शन। विठल को जब लिया गया था तो उसके लिए एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब कौन थे, उस समय के प्रसिद्ध स्टार थे, को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो अंडरलाइन करो, विठल मुकदमा जीते भी और भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो भी बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। मैजेस्टिक सिनेमा हॉल का नाम है, अंडरलाइन कर लो। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। अंडरलाइन करो, किरदार मीन्स कैरेक्टर। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि मालूम है महात्मा गांधी ब्रिटिश प्रशासकों को पसंद नहीं थे, इसलिए मूवी के कारण भी उनका तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अरदेशीर इतने विनम्र थे, विनम्र मीन्स डिसिप्लिन्ड, कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे और सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि फिल्म इतने ज़्यादा चर्चित हो गए कि उन्हें आगे चलाने के लिए भी अत्यधिक लोगों की ज़रूरत हुई। लोग इसमें अपनी इच्छा देने लगे, यहाँ तक कि अपनी राय देने लगे, और अच्छे से अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों का संजोग होने लगा। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों भी फिल्मों में आने की कोशिश करने लगे। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल
उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अंडरलाइन करो सुलोचना की हेयर स्टाइल। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अदेरसिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सबाक सिनेमा के जनक अदेरसिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।